हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.92 जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ कीजिए लूप एनालिसिस टेक्निक का टू फाइंड आई नॉट की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो ये आपके पास डायग्राम दी गई है, ठीक है जी। इसके अंदर सबसे पहले हमें लूप आइडेंटिफाई करने होंगे, जैसा कि ये लूप एनालिसिस का फर्स्ट असूल है। तो मैं हर लूप के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवा दूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है जी। I1 इसके अंदर मैं I2 के नाम से करंट फ्लो करवा देता हूँ, देन I3 और फिर I4। बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होती है करंट्स की, लेकिन मैं हमेशा आपको यही कहूँगा आप क्लॉकवाइज लें। एक कंसेप्ट से चलेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। अगर आप कह लें कि मल्टीपल कंसेप्ट लेने की कोशिश करेंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं मल्टीपल कंसेप्ट अब कैच कर सकता हूँ, आपको दे भी सकता हूँ, बिकॉज़ मैं इस लेवल पे पहुँच आया हूँ। मेरे प्रीवियस के बेसिक कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई नॉट की क्या इक्वेशन होगी। देखें, आई नॉट जो करंट है वो दो लूप्स के सेंटर में एक कंपोनेंट है, उसमें फ्लो कर रही है। तो आप क्या करोगे, आई नॉट की इक्वेशन जब लिखोगे तो देखोगे जो करंट उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती है, जिस लूप की करंट, वो पॉजिटिव लिखी जाएगी, जो उसके मुखालिफ चलती है वो नेगेटिव लिखी जाएगी उसकी इक्वेशन में। अब देखें, हम अगर I2 को फ्लो करके देखें इस वायर में से, तो ये भी राइट साइड को जाती है और आई नॉट भी राइट साइड को जा रही है, सेम डायरेक्शन है दोनों की। तो ये तो आ गई पॉजिटिव में, I2 पॉजिटिव में। और I4 को देखा जाए ऐसे फ्लो करवा के इस कंपोनेंट में से, तो ये जाता है लेफ्ट साइड को I4, और वो जा रही है राइट साइड को अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आ गई माइनस में। ये आपके पास जी आई नॉट की इक्वेशन है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको ये भी हो रहा है कि I4 की आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल पा रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये ज़रा गौर कीजिएगा। I4 की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है कि जब किसी बच्चों लूप के अंदर कोई करंट सोर्स लगा हो ना किसी साइड पे, यानी कि एक साइड की, ये ना हो कि दो लूप्स के सेंटर में आ रहा हो। अगर दो लूप्स के सेंटर में जैसे ये 4 मिली है, अगर इस तरह से आ रहा हो तो फिर तो असल में कंडीशन ही क्या बन जाती है, सुपर लूप की कंडीशन बन जाती है, सुपर मैश सुपर लूप। तो लिहाजा यहाँ पे तो सुपर मैश लगेगा, लेकिन इसकी बात करूँ तो ये देखो I4 के लूप के अंदर ये करंट सोर्स लगा है जो एक साइड पे है। तो लिहाजा अगर I4 की बिल्कुल इसके सेम डायरेक्शन है ना, ये जब वो यानी कि उसकी वायर में फ्लो करता है तो उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो फिर तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो बस माइनस का साइन साथ में लग जाएगा। तो देखो, I4 को जब मैं इस तरह से फ्लो करके इसके करीब लाता हूँ तो वो भी डाउनवर्ड मूव करती है और ये भी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो लिहाजा इनकी सेम वैल्यू है। यानी हमने I4 तो वैसे ही मालूम कर लिया, I4 इज़ इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अब पीछे जो हमें इस इक्वेशन में चाहिए वो I2 का वेरिएबल है, तो लिहाजा वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, ये देखो, ये हमारे पास 3 लूप्स बचे हैं, इनके ऊपर अब KVL वगैरह ही लगेगा। तो मैंने ना KVL को थोड़ा ईजी बनाने के लिए ना, पहले तो मैं 3-3 इक्वेशंस बनाता रहा हूँ ना जब 3 लूप्स होते थे। अब मैंने उसको थोड़ा ईजी बनाने का एक तरीका ढूँढा है आप सबके लिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो तरीका बताता हूँ, जिससे आपके मैट्रिक्स फॉर्म तो आप लगाओगे, लेकिन उससे ये होगा कि आप अपनी इक्वेशंस में वेरिएबल्स कम कर सकते हो, ठीक है। या चलें यार, इस क्वेश्चन में रहने देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 ही वेरिएबल्स आगे होने वाले हैं, एक तो हमने मालूम कर लिया, तो इस क्वेश्चन में रहने देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें बात करूँगा उसके बारे में, ठीक है, जब ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, 3 से ज़्यादा, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे KVL। सबसे पहले नंबर पे तो ये सुपर मैश के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी ना। तो देखें, उसी तरह से जैसे I0 के लिए आपने लिखी है, I2 को अगर मैं ऐसे फ्लो करके देखूँ तो वो बिल्कुल इसकी सेम डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। जब इसकी वायर में से फ्लो करना स्टार्ट करती है, इस तरफ आती है, ठीक है। ये भी ऊपर को जा रही है, वो भी ऊपर को जा रही है, तो I2 तो आगे इसकी इक्वेशन में पॉजिटिव में। और अगर मैं I1 को ऐसे फ्लो करके देखूं तो I1 जब यहाँ पे आती है तो नीचे की तरफ मूव करती है, तो ये तो आ जाएगी नेगेटिव में, -I1, और इज़ इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 मिली एम्पेयर है। अब बच्चों, आपने ना इसकी इक्वेशन ज़रा सीधी करनी है, यानी अरेंजमेंट सही करनी है, और दूसरे नंबर पे ये मिली नहीं होना चाहिए इसके साथ। तो मिली ख़त्म करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 1K से ज़रब दूंगा, ठीक है। जब मैंने 1K से ज़रब देना स्टार्ट किया तो यहाँ पे तो 1K दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सिंपल। तो मैं पहले I1 का वेरिएबल लिख लूँगा, -1K I1, ठीक है जी। फिर आ जाएगा +1K I2, ठीक है। और इज़ इक्वल टू में आपके पास जब 1K मल्टीप्लाई होगा 4 मिली के साथ तो सिंपल 4 रह जाएगा, किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे। और एक और बात, आपके पास असल में 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप जो नेक्स्ट इक्वेशंस बनाएंगे उनमें 3-3 वेरिएबल्स पाए जाएंगे, यानी कि I3 भी पाया जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि I3 का वेरिएबल मौजूद तो है लेकिन वो 0 है, तो यहाँ पे 0 मेंशन करना ज़रूरी है, 0K I3, ठीक है जी। ये आपने बना ली अपने लिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन नंबर 2 बनाओगे कैसे, अप्लाई करोगे
KVL अपनी इस सुपर मैश की बाउंड्री पे, क्योंकि यहाँ पे सुपर मैश असल में लगा सुपर, ये दो लूप्स के सेंटर में करंट सोर्स था, तो ये सुपर मैश की इक्वेशन पहले लिखी गई है। अब सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा होगी जिसके ऊपर KVL लगेगा और एक और इक्वेशन लिखी जाएगी जो इस करंट सोर्स के अलावा हमारे पास कंपोनेंट्स रह गए हैं उनके ऊपर वोल्टेज हमने उनके लिखने होंगे। तो अप्लाई KVL एट सुपर मैश, ये आपको यहाँ पे आप फिक्रा लिख देना, ठीक है जी। अप्लाई KVL एट सुपर मैश। तो सुपर मैश की एक साइड से आपने चलना स्टार्ट करना और दूसरी साइड तक पहुंचना, ठीक है जी। सुपर मैश असल में बच्चों इस तरह से वर्क करता है, ये कह लें कि किसी भी करंट को ना किसी दूसरी करंट पे हावी नहीं करता, ये बस कहता है कि मैं अपनी एक बाउंड्री बनाऊंगा और उस बाउंड्री में जो जो कंपोनेंट आएगा उसमें जैसे भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं नेचुरली तौर पे वो उसी तरह से प्रोड्यूस होंगे और उस वोल्टेज को यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका। अब देखें यहाँ से हम चलना स्टार्ट करने लगे हैं, ये हम चलते जाते हैं, कोई कंपोनेंट नहीं आता। यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो ये 1 किलो ओम का फर्स्ट कंपोनेंट आता है जिसमें से ये सुपर मैश की बाउंड्री गुजर रही है और इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमने लिखने हैं। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस का फार्मूला असल में होता है, तो इसमें देखो वोल्टेज तब प्रोड्यूस होते हैं जब इसमें से I1 की करंट गुजरती है, ठीक है जी। I1 की करंट, और I1 की और सुपर मैश की देखें डायरेक्शन सेम हो रही है। ये सुपर मैश भी ऐसे यहाँ पे आके ऊपर की तरफ गया था और I1 भी इसमें से ऐसे ऊपर की तरफ एंटर करती है, तो लिहाजा दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सिंपल आ जाएगा 1KI1, ये इसके वोल्टेज आ गए, ठीक है जी। बच्चों असल में मैं ये कहना चाहता था सुपर मैश पता क्या करता है, सुपर मैश बस अपनी एक बाउंड्री ड्रा करता है, करंट्स अपनी अपनी लूप में ही फ्लो करती रहती हैं। जबकि सुपर लूप में क्या होता है, मैंने आपको बताया था लूप एनालिसिस में हम सुपर मैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सुपर लूप ही लगाया जाए। सुपर लूप में ये होता है एक करंट को एग्जैक्ट वैल्यू दे दी जाती है और दूसरी करंट उसके लूप में घुस के पंगे ले रही होती है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है काम, यानी वहाँ पर यार गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मैं उस कंसेप्ट को अब इग्नोर करना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए उसको यार स्किप कर दिया। अब हम सुपर मैश ही इस्तेमाल करेंगे चाहे लूप एनालिसिस हो, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है, ये मैंने इस पे रिसर्च किया है, ठीक है। अब मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब इसमें से सुपर मैश की बाउंड्री गुजर रही है, तो यानी वो चाहती है कि इसके वोल्टेज लिखे जाएं। अब मैं इसके रेजिस्टेंस तो मेंशन कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्योंकि बच्चों देखो ये लगा दो लूप्स के सेंटर में, तो इसके अंदर दो करंट पास कर रही हैं, एक I1 करंट है एक I3 करंट है। I1 तो देखें सुपर मैश की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चल रही है, वो जा रही है राइट साइड को, जबकि I3 को इसमें से ऐसे फ्लो करवा के देखें तो वो जाती है लेफ्ट साइड को। तो हम किसको पॉजिटिव लेंगे, जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा होता है ना उस लूप की करंट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो सुपर मैश को पॉजिटिव लिया जाएगा। जबकि सुपर मैश के अकॉर्डिंग I1 चल रहा है तो दैट्स व्हाई I1 पॉजिटिव ली जाएगी, I3 नेगेटिव ली जाएगी, ये कंसेप्ट है। इसी तरह से ये आपको जब सुपर मैश आगे बढ़ता है तो इस 1 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरता है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट देखने को मिलेगा। I2 सुपर मैश के अकॉर्डिंग देखे राइट साइड को जा रहा है इसमें से गुजरते वक्त, और I4 जो है वो जा रहा है लेफ्ट साइड को। फिर से वही चीज़ हम किसको पॉजिटिव लेंगे, I2 को पॉजिटिव लेंगे जो सुपर मैश के अकॉर्डिंग चल रहा है, और जो उसके मुखालिफ चल रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे। मजीद आगे एक रेजिस्टर लास्ट में बचता है ये 1 किलो ओम का, जिसमें से I2 गुजरती है, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं और वो भी डाउनवर्ड ही जाती है सुपर मैश की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा 1KI2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ना ज़रा सीधा कर लें, वेरिएबल्स को ज़रा सेट कर लें, पहले I1 का, फिर I2 का, फिर I3 का और फिर कांस्टेंट। 1KI1 1KI1 2KI1 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 1KI2 1KI2 ये भी 2KI2 हो गया, और ये I3 जो है -1KI3 हो गया। और ये जो I4 है ना यार ज़रा कंसेप्ट समझिएगा, थोड़ा ध्यान कीजिएगा। -1KI4 आ रहा है, -1KI4 जो कि दूसरी जानिब जाके हो जाएगा +1KI4, और 1K इंटू I4 की अगर मैं वैल्यू पुट करूं जो कि मेरे पास 2 मिली है, 1KI4 आ रहा है ना दूसरी जानिब जाके, ये तो 1K इंटू 2 मिली बच्चों क्या बनेगा, देखें मिली और किलो कैंसिल और सिंपल 2 आ जाएगा। तो ये एक स्टेप है जो मैंने स्किप किया, वो आपने यहाँ पे करना है, ठीक है जी। यानी कि पहले नंबर पे आपने 1KI4 उधर लेके जाना है, फिर वैल्यू पुट करके आपने इसको इक्वेशन का नाम देना है इस फॉर्मूले जब आप ले आओगे, ठीक है। क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम कम करना है, टाइम कम होगा, वीडियो छोटी होगी, आप जल्द से जल्द अपना टाइम जो है ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करोगे इस क्वेश्चन पे। अब हम क्या करेंगे, देखें
इस सुपर मैश की वजह से दोनों लूप्स के ऊपर तो केवीएल लग गया, पीछे रह गया एक लूप जिसके ऊपर अभी केवीएल लगना है। उस लूप पे तो लगेगा ही नहीं ना जिसके अंदर एक करंट सोर्स मौजूद है और उसकी वजह से वैल्यू मिल चुकी है, उसके ऊपर तो लग ही नहीं सकता। लेकिन जो रह गया उसके ऊपर अभी केवीएल लगेगा। अब हम अप्लाई, यहाँ पे आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट लूप 3, आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी। इस दफ़ा मैं नहीं लिख रहा, तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे देखो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आएगा, तो इसके वोल्टेज हमें लिखने होंगे 1K इंटू, फिर से मैंने इंटू क्यों लिखा है, क्योंकि दो करंट्स ही इसमें से फिर से पास कर रही हैं। एक I3 है जो जा रही है लेफ्ट साइड को, और एक I1 है जो जा रही है राइट साइड को। लेकिन जिस लूप के ऊपर केवीएल चल रहा होता है उसी की लूप की करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन हो। तो लिहाजा इस दफ़ा I3 को पॉजिटिव लिया जाएगा, ना कि I1 को, क्योंकि इसके ऊपर लूप 3 के ऊपर केवीएल लग रहा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ये आ जाएंगे -12। मज़ीद आगे गए तो ये रजिस्टर आया जिसमें से I3 गुजरती है, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला आ जाएगा 1K I3 करंट इनटू रेजिस्टेंस। और आगे बढ़े तो ये 1 किलो ओम का लास्ट रजिस्टर आता है, फिर लूप मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है जी, अब इसमें भी दो करंट पास कर रही हैं, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक है I3 और एक है I4। I3 जाती है ऐसे नीचे की तरफ, I4 देखें ऐसे जाती है ऊपर की तरफ। तो I3 हम फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे और I4 को नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे आपने उसी तरतीब बनानी है, यानी वही तरतीब बनानी है, पहले I1 फिर I2 फिर I3। I1 का देखें एक किया -1 के I1, I2 का तो मौजूद ही नहीं है, उसके लिए तो ज़ीरो लिख दिया जाएगा। फिर I3 वाले इकट्ठे 1K 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 यानी टोटल 3K। और बच्चों फिर से वही बात है यार, I4 की पहले आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, फिर वैल्यू पुट करके दिखानी है, तो वो काम आप कर लीजिएगा। देखिए ये -12 है, ये कितना बन जाएगा, देखें -1K I4, -1K यानी कि माइनस बस साथ में आ रहा है 1K इंटू I4 ही है, ये बस माइनस आ गया। वैल्यू पुट करने पे हमें -2 मिलेगा। -2 जब -12 -2 बन जाएगा, टोटल कितना -14, -14 दूसरी जानब जाके हो जाएगा +14, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ये इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता होता हूँ। देखें सारी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में और कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर देंगे। अगर किसी बच्चे को ये तरीका नहीं आता कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो हमारी एग्जांपल 3.11 की वीडियो जाके देख सकता है, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे बच्चों हम इनके वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट है साइंस के साथ, उनको इस इक्वेशन में इस मैट्रिक्स में इक्वेशन वाइज लिखते जाएंगे। इसी तरह से फिर दूसरी इक्वेशन, फिर तीसरी, फिर इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखेंगे। फिर इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे पहले इक्वेशन 4 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 14 है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इनकी वैल्यूज़ बताता हूँ, I1 I2 I3। आप खुद देखिएगा कैलकुलेटर कैसे वैल्यूज़ देता है, जैसे सोना दिया जाता है सामने पेश किया जाता है ना, या कह लो कि खाने के थाल लगाए जाते हैं बंदे के सामने। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मेरे पास ये आंसर आ गया। ये देखें इस तरह से आपको कैलकुलेटर आंसर देगा, ठीक है जी। तो I1 का मेरे पास आ रहा है -0.36 मिली एम्पेयर, I2 का आ रहा है जी 3.6 मिली एम्पेयर, 6.3 है, चलें यार यहीं तक ये काफ़ी है वैसे। 4.5 मिली एम्पेयर इसका आ रहा है जी, ठीक है। अब हमें किसका आंसर चाहिए था, हमें I2 का चाहिए था, क्योंकि I2 इसके लिए दरकार थी I0 के लिए। तो अब मैं उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा मुझे वाइब्रेट करना पड़ेगा ताकि आपका फोकस सही हो जाए। तो अब मैं वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। देखें सिंपल सी बात है, इक्वेशन आपके सामने है, वैल्यूज़ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। तो ये यहाँ पे पुटिंग होने लगी है। I0 इज़ इक्वल टू I2 माइनस I4 था, तो I2 की वैल्यू आई है 3.6 मिली, जबकि I4 की हमारे पास वैल्यू थी 2 मिली, वो लिखी हुई। तो 2 मिली जब इसमें से माइनस होगा, हमें वैसे ही कैलकुलेशन में पता चल रहा है 1.6 मिली एम्पेयर इसका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है।